हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 1 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग देखेंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है वेब्स अकेडमी पे और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24। और एक छोटा-सा मुहिम है कि हमारा 1 के का जो सब्सक्राइबर होगा तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। और आप लोग के जो भी पहले जो 1000 स्टूडेंट होंगे, सब्सक्राइबर जो होंगे, उनके लिए स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा हमारे वेब्स अकेडमी फैमिली की तरफ से। तो आप लोग बिना देर किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा। और वीडियो के अंत में आप जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर, कैसा लग रहा है आपकी क्लास। और मैं आपके लिए आज से एक थोड़ा-सा अलग पैटर्न इसमें डाला हूँ कि जो भी वनडे क्लास का जो होता है ना, जैसे करंट, उसका मैं एमसीक्यू उस तौर पे भी मैं ला रहा हूँ, ठीक है? इसमें आज से मैं ऐड किया हूँ और प्लस में आपका यूपीएससी और पीएससी लेवल का भी मैं तो आपको एमसीक्यू करवा ही रहा था, लेकिन वनडे क्लास जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आपका करंट अफेयर पूछते हैं, उस तरीके का भी मैं इसमें एमसीक्यू रख रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली आप लोग ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए हमारे साथ, ठीक है? आपका जो प्रिपरेशन में ना, ये जो हमारा क्लास होगा आपको बेहतरीन और बेहतर दिलाने का कोशिश करेगा और अहम भूमिका अपना निभाएगा, ठीक है? तो आप लोग एक बार बिलीव करके देखिए, भरोसा करके देखिए, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? तो आज का पहला मुद्दा हम लोग देखते हैं, क्या है? कि केरला हैज सेट ए नेशनल बेंचमार्क फॉर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टूरिज्म। ओके, तो ये क्या है आपका कि केरला ने क्या कहा है कि केरला एक समावेशी और सुगम पर्यटन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय मानक बेंचमार्क मतलब जो है स्थापित किया है, किसमें? पर्यटन में, ठीक है? पर्यटन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय मानक यानी नेशनल बेंचमार्क स्थापित किया है। यह पहल जो है केरला ऑफ क्या है? केरला फॉर ऑल के लिए है, ठीक है? ऑल सम्मेलन और भारत की पहली, ये देखिए, भारत की पहली डिजाइन पॉलिसी के माध्यम से सामने आई है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत की पहली डिजाइन पॉलिसी के सामने आई है केरल फॉर ऑल सम्मेलन में, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, केरल डिजाइन पॉलिसी क्या है, ये हम लोग थोड़ा-सा पहले जानते हैं। मुद्दा तो हम लोग समझ गए हैं। क्या हुआ कि केरल एक मतलब एक नेशनल बेंचमार्क यानी राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है, किसके लिए? आपका पर्यटन के क्षेत्र में। कैसे समावेशी और सुगम होगा पर्यटन, उसके लिए, ठीक है? और ये पहल जो है आपका केरला फॉर ऑल सम्मेलन और भारत की पहली डिजाइन पॉलिसी के माध्यम से ये सामने आई है। देखिए, केरला डिजाइन पॉलिसी क्या है, ये हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। इस पे चलते हैं कि केरला डिजाइन पॉलिसी भारत की पहली राज्य स्तरीय डिजाइन नीति है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा कि पहली ये क्या है? राज्य स्तरीय डिजाइन नीति है। उद्देश्य क्या है इसका? कि समावेशी, सुगम यानी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और सार्वभौमिक डिजाइन यानी यूनिवर्सल डिजाइन आधारित विकास करना था, ठीक करना है, ओके। और इसका उद्देश्य जो है नीति के प्रमुख उद्देश्य, जो पॉलिसी के प्रमुख क्या क्या उद्देश्य हैं, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या है पहला उद्देश्य? कि सभी नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक स्थानों एवं सेवाओं तक पहुंच दिलाना, ठीक है? पहला क्या हो गया आपका कि सभी मतलब जो नागरिक होंगे उनको गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक स्थानों एवं सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करवाना और भौतिक, सामाजिक और सूचनात्मक और मानसिक बाधाओं को हटाना, ठीक है? पर्यटन, शहरी विकास और सार्वजनिक अवसंरचना को सभी के लिए उपयोगी बनाना। तो ये आपका क्या है? इसका पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? अब ये केरल के जो केरल का राष्ट्रीय मानक क्यों है? केरल का राष्ट्रीय मानक क्यों है, ये जो डिज़ाइन किया गया है? क्योंकि ये भारत की पहली डिज़ाइन पॉलिसी है। केरल ने यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल का अपनाया है। मतलब ये क्या है? सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांत पर आधारित नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य क्या है?
ये हम लोग देखते हैं। उसका उद्देश्य है कि हर नागरिक के लिए उपयोगी अवसंरचना बनाना, बिना किसी विशेष अनुकूलन के सभी के लिए समान सुविधा प्रदान करना। अन्य राज्यों द्वारा इसे क्या है अपनाया जाने का मतलब अपनाया जाने का जाना इसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाता है। यानी क्या है कि अन्य राज्य भी इसकी जो डिजाइन पॉलिसी है ना, जो पॉलिसी को ये डिजाइन किया है, इसको अन्य राज्य भी एडॉप्ट करना है। तो यही जो है अपनाया जा रहा है, इसी को इसकी जो क्या है राष्ट्रीय स्वीकार्यता को क्या कर रहा है दर्शाता है। ठीक है। और सेकंड क्या है आपका समावेशी पर्यटन की व्यापक परिभाषा है। क्या परिभाषा दिया है कि केरल का मॉडल केवल दिव्यांग जन तक सीमित नहीं है। देखिए समावेशी पर्यटन की व्यापक परिभाषा ये प्रदान किया है कौन, केरल के डिजाइन पॉलिसी। क्या है, केरल का मॉडल केवल दिव्यांग जन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या है इसमें जो शामिल है ना, आपका वरिष्ठ नागरिक भी होगा, ठीक है, छोटे बच्चों वाले परिवार भी होंगे, तथा आपका अस्थायी चोट बीमारी से ग्रस्त वाले भी व्यक्ति होंगे, और फोर्थ जो हो गए आर्थिक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता वाले पर्यटक भी इसमें शामिल होंगे। ये दृष्टिकोण जो है ना, ये अप्रोच जो है कैसा है, राइट बेस्ड अप्रोच को दर्शाता है, अधिकार आधारित अप्रोच को ये दर्शाता है, ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्या है यहाँ पे, देखिए थर्ड जो है राष्ट्रीय मानक क्यों माना जा रहा है, थर्ड जो है अवसंरचना और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है इसमें। देखिए बैरियर फ्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें अपनाया, जैसे रैंप हो गया, लिफ्ट हो गया, सुलभ शौचालय हो गया, स्पष्ट और सरल संकेत भी है। साथ ही क्या है आपका इसमें पर्यटन जो कर्मियों का प्रशिक्षण भी होता है, संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार भी दिखाया जाता है। यह जो है ये सारी चीजें जो है आपको क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि केरल केवल भौतिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन पर भी जोर देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि इंक्लूसिव जो है आपका टूरिज्म को ये प्रमोट कर रहा है, और हमारा एक छवि जो है जो एक तो अन्य राज्यों को सीख भी प्रदान कर रहा है, प्लस में हमारे देश की छवि को भी कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहा है, मतलब प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है। ये मतलब वैश्विक स्तर पर एक उभरता हुआ ये मतलब हमारा जो देश की चेहरा को उभार रहा है। ठीक है। अगला जो हमारा देखिए क्या है ना कि टूरिज्म के बारे में मैं पीछे भी पढ़ाया हूँ कि आपका जो जैसे सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब क्या है कि भारत से भी कम मतलब यहाँ का इतनी क्षेत्रफल होते हुए भी क्या है कि भारत में कम इस बार टूरिज्म आए थे। तो ये भी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। थाईलैंड में वही बहुत ज़्यादा टूरिज्म आया था, ठीक है, जिससे कमाई वहाँ ज़्यादा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आपको उस डेली अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो हमसे आप कनेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे मुद्दे से आप कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी लर्नर है, नए लर्नर है, वो प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज से अगर शुरुआत किए हैं तो आज से ही कीजिए। ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि लाइक जरूर कीजिए यार, और जो नए लर्नर है प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए भी बेनिफिट है, जो पहले 1000 बच्चे होंगे उनके लिए स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग बहुत आपको बेनिफिट होगा, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फोर्थ क्या कर रहा है कि तकनीक का स्मार्ट उपयोग किया गया है इसमें। क्या एसेसिटिव एप्स बनाया गया है, डिजिटल ट्रेवल गाइड्स किया जा रहा है। ठीक है। एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये पहल जो है डिजिटल इंडिया इंक्लूसिव ग्रोथ के मतलब जोड़ के ये क्या है, मतलब डिजिटल इंडिया प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्यों से मेल खाती है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया और इंक्लूसिव ग्रोथ में ये क्या है भूमिका निभा रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय बेंचमार्क माना जा रहा है। ठीक है। अगला क्या है पांचवा, समुदाय का भी भागीदारी, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेशन इसमें रखा गया है। जैसे स्थानीय समुदायों को नीति और क्रियान्वयन में क्या है शामिल किया जाता है। ठीक है। परिणाम क्या होता है कि सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म, स्थानीय रोजगार मिलता है, और क्या होता है कि सामाजिक स्वीकृति और स्वामित्व का भी भावना इसमें बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, समुदाय की भागीदारी को ये बढ़ाता है।
ठीक है, तो इसका क्या देख लिए हम लोग कि क्यों बना ये, मतलब नेशनल बेंचमार्क। अब देखिए क्या है, केरला डिजाइन पॉलिसी भारत के लिए महत्व क्यों रखता है। तो पहला तो रखता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल, ठीक है, क्या भारत की पहली डिजाइन पॉलिसी होने के कारण अन्य राज्य इसे अनुकरणीय मॉडल के रूप में अपना रहे हैं। इससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा क्या होगा, समावेशी विकास को भी मजबूती मिल रहा है। कैसे, आपको दिव्यांग जन हो गया, वरिष्ठ वरिष्ठ लोग हो गए, बच्चे होंगे और कमजोर वर्गों के लिए क्या है, राइट बेस्ड अप्रोच को संस्थागत रूप से क्या रूप दिया गया है, और सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को भी ये बल प्रदान करता है। थर्ड क्या महत्व रखता है, दिव्यांग अधिकारों के क्रियान्वयन में सहायक हो रहा है। जैसे आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है। देखिए मैं कल ये भी आपको मैं कल पढ़ाया हूँ इस एक्ट के बारे में भी। तो जो भी आप मेरे से कंटिन्यू आप लोग जुड़े हुए हैं ना, वो आप लोग पक्का है कि आप लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे। और हमारा यही तरीका है आप लोग को पढ़ाने का कि अगर मुद्दा आ रहा है तो मैं वहां पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, सुलभ सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, कानून से व्यवहारिक कार्यान्वयन की ओर ये कदम को दर्शाता है। फोर्थ क्या है यहाँ पे महत्व, कि सतत और जिम्मेदार पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टूरिज्म से पर्यटन अनुभव बेहतर होगा, स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगा, भारत को ग्लोबल एक्सेसिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। फिफ्थ क्या है कि एसडीजी जो हमारा गोल है कि प्राप्ति में योगदान देगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 क्या कह रहा है, कहता है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को कम करना। ठीक है, और 11 क्या कह रहा है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। जो भी प्रतिबद्धता किया है भारत ने, उसको भी मतलब निभाने में, मतलब उसकी लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर रहा है। ठीक है, 6 क्या कर रहा है कि स्मार्ट सिटी और अमृत योजना की को दिशा दिया जाता है। इससे दिशा मिला है कैसे, यूनिवर्सल डिजाइन को स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, ये सब क्या है, ये स्वच्छ भारत में एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। सातवां क्या कर रहा है, सामाजिक संवेदनशीलता और मानव केंद्रित विकास हो रहा है। केवल अब संरचना ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण भी हो रहा है, व्यवहारिक बदलाव भी इसमें दिया जा रहा है। यानी ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा पहला मुद्दा जो हमारा केरल डिजाइन पॉलिसी से है, पॉलिसी डिजाइन से है, मतलब टूरिज्म का। ठीक है, अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं कि अल नीनो माइट अकर आफ्टर जुलाई, ए क्लियर पिक्चर विल इमर्ज आफ्टर अप्रैल। किसने बोला है, आईएमडी ने। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है ना, आपका ज्योग्राफी का जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत ही फेवरेट है टॉपिक। यूपीएससी हो या पीसीएस हो या कोई और भी अन्य पेपर हो, मतलब जो आयोग है उनके लिए ये अल नीनो और ला नीना, ठीक है, ये बहुत ही फेमस मतलब टॉपिक रहता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो पढ़ाने का है ना, कि जैसे अल नीनो ही है तो यही नहीं सिर्फ पढ़ाना है आपको, ला नीना भी पढ़ाना है। ये होता क्यों है, ठीक है, और इसके पीछे जो बोला है उसका क्या है। ठीक है, तो जितने भी इसमें गहराई आते रहेगा ना, मैं उसको जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड रहेगा या वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, क्या क्या है, भारत भारत जो मौसम विभाग, विज्ञान विभाग जो है, इंडियन जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है के महानिदेशक जो है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा वनडे एग्जाम वाले जो आप लोग हैं कि मतलब आईएमडी का जो डायरेक्टर कौन है। ठीक है, तो ये कौन है आपका, एम महापात्रा। ठीक है, मोहा मोहापात्रा। ठीक है, मोहापात्रा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, आईएमडी का डायरेक्टर कौन है, एम मोहापात्रा। के अनुसार क्या कहा गया है कि जुलाई के बाद अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना है। हालांकि इसकी स्पष्ट तस्वीरें अप्रैल 2026 में सामने आएगी। फिलहाल आपका जो है ईएनएसओ न्यूट्रल स्थिति जुलाई तक बने रहने की संभावना है। तो ये क्या है, आईएमडी का अनुमान लगाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये अल नीनो के बारे में बोला है, तो अल नीनो हम लोग जानते हैं कि अल नीनो होता क्या है।
देखिए, अल नीनो वह स्थिति है जब मध्य एवं पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का समुद्री सतह तापमान जो सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, आपका समुद्री सतह तापमान समान औसत से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है, अधिक हो जाए और लगातार जो है 5 तिमाही अवधियों तक क्या है, बना रहता हो। ऐसा ही मतलब ये 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान यानी ओवरलैपिंग करता है, तब क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, अल नीनो की स्थिति, ठीक है, अल नीनो की स्थिति। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, क्या इसके लिए है, समान औसत से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री हमेशा बढ़ा रहा है लगातार, कब तक, 5 तिमाही तक अवधियों तक, ठीक है, 5 तिमाही तक। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रभाव इसमें क्या होगा, जो आपका भारत में, ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कैसे इसका आपका परिभाषा अगर लिखने के लिए बोलेगा तो अल नीनो वह स्थिति है जब मध्य एवं पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का समुद्री सतह तापमान जो सी सरफेस टेम्परेचर है, तो वो समान औसत से कितना होगा, कम से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए, लगातार 5 तिमाही तक अवधियों तक ये ऐसा स्थिति जो है बना रहना चाहिए। और इसका प्रभाव आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जब अल नीनो रहेगा तो भारत में अक्सर कमजोर, जो मानसून को कमजोर बना देता है, जिसके कारण क्या होता है कि कम वर्षा होगा। ऐसे करके आपको पूछा जाएगा कि अल नीनो की स्थिति में वर्षा किस तरीके का होता है, या वर्षा अधिक होती है, वर्षा होती है, मानसून अच्छा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना हो कि नहीं, ये कमजोर मानसून करता है और कम वर्षा करवाता है। ये स्थिति क्या बना रहता है, सूखा और तापमान वृद्धि की संभावनाएं होती है। तो ये भारत में ऐसा प्रभाव इसका पड़ता है, किसका, अल नीनो का। ओके, और दूसरा क्या है हमारा, ला नीना है, ठीक है, ला नीना देखते हैं। अल नीनो देख लिए तो ला नीना भी देख लेते हैं। ला नीना वह स्थिति है जब मध्य एवं पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की समुद्री सतह तापमान क्या होगा, सामान्य औसत से, यहाँ पे देखिए, वहां पे क्या था, अधिक था, और यहाँ 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो लगातार, कब तक, 5 तिमाही अवधियों तक, ठीक है। तो एक जो है आपका इसमें कि एक में है आपका बढ़ना है, मतलब लगातार, और एक में है 0.5 घटना है। तो ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देगा ऐसे कि 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है आपका ला नीना में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। ला नीना में क्या है, कम होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत में, तो भारत में प्रायः सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा होगा, यानी ये हमारे लिए बाढ़ की संभावना है। अगर ज्यादा हो जाता है तो बाढ़, लेकिन ये अच्छा रहता है, ठीक है। अगर ज्यादा हो गया ना तो बाढ़ आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी खराब है, लेकिन मानसून अच्छा रहता है, ठीक है। ज्यादा ये ना होना, मतलब एक नॉर्मल वे में हो तो ज्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे न्यूज से हम लोग रिलेट करते हैं, क्या बोल रहा है कि अल नीनो और भारत का मॉनसून जो है वो हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ऐतिहासिक रूप से 10 में से 6 जो अल नीनो वर्षों में क्या होता है, भारत में कमजोर मानसून और कम वर्षा होता है। 2023-24 में देखा गया था कि पिछला वैश्विक अल नीनो भारत में सामान्य से कम वर्षा मतलब करवाया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और नवीनतम जो पूर्वानुमान है, क्लाइमेट मॉडल्स जो है, जून के बाद अल नीनो की संभावना आपका 50% से अधिक माना जा रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में 70% माना जा रहा है। ये महीने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होगा, कम मानसून, सूखा और कृषि संकट की आशंका बढ़ती है। तो ये भी याद रखिएगा, जो आने वाले समय में हो सकता है कि अगर ये स्थिति बना रहा तो भारत में मानसून कम होगा, मतलब कमजोर होगा, और सूखा रहेगा, कृषि का संकट भी हो सकती है। अब पूर्वानुमान की अनिश्चितता क्या है, इसकी अनिश्चितता जो है आपका आईएमडी के अनुसार क्या कह रहा है कि फरवरी मार्च में किए गए अल नीनो पूर्वानुमान अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय रहा है। अप्रैल के पूर्वानुमान अधिक सटीक माने जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है आपका, इसे क्या कहा जाता है आपका, जो स्प्रिंग प्रिडिक्टेबिलिटी बैरियर भी कहा जाता है, ठीक है, वैल्यूएशन, ठीक है। क्या है, इसे स्प्रिंग प्रिडिक्टेबिलिटी बैरियर भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फरवरी मौसम पूर्वानुमान आईएमडी के अनुसार क्या है कि वर्षा जो होगा, क्या होगा, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम होगा। अपवाद क्या होगा, उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादा होगा और पूर्व मध्य भारत में, ठीक है।
आपका तापमान क्या रहेगा? तापमान अधिकांश भारत में सामान्य से अधिक रहेगा, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर। अब यहाँ पे आपके लिए जो एक ईएनएसओ का टर्म आया था, उसको भी हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। देखिए, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? अल नीनो सॉदर्न मतलब ऑसिलेशन, ठीक है? ऑसिलेशन, ठीक है? ये क्या होता है? अल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन जो होता है, प्रशांत महासागर और वायुमंडल के बीच होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। ओशियन एटमॉस्फेरिक कपल्ड फेनोमेना है। ठीक है, यानी क्या है कि जो सॉदर्न ऑसिलेशन है, अल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन प्रशांत महासागर और वायुमंडल के बीच होने वाली एक क्या है, नेचुरल आपका क्लाइमेट मतलब इंसिडेंट है, यानी ओशियन और एटमॉस्फेरिक कपल्ड फेनोमेना है, जो वैश्विक मौसम तथा विशेष रूप से भारतीय मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका जब पूछेगा तो। और बाकी पूरे डिटेल से देखिए, मैं डिटेल यहाँ पे भी करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन आपको जब पूरे डिटेल से मैं आपका जब पढ़ाऊँगा, जब ज्योग्राफी आप मेरे से पढ़िएगा, वहाँ पे और भी बेहतरीन तरीके से देखिए, एक तो अभी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैं आपको मैप वगैरह लाकर नहीं समझा पा रहा हूँ, उस समय आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँगा, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए, और 1K का जो हमारा सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा करवाइए यार, ठीक है? और ये जो है अल नीनो जो सॉदर्न ऑसिलेशन है के 3 चरण होते हैं। देखिए, अल नीनो उष्ण चरण जो अभी हम लोग पढ़े, इसमें क्या होगा कि 0.5 डिग्री से अधिक गर्म होता है। भारत में परंपराएँ क्या होगा, कमजोर मानसून होगा, सूखा पड़ेगा। ला नीना जो शीत चरण होता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस से मतलब अधिक मतलब कम होता है, यानी अधिक ठंडा होता है। और भारत में ये अधिक मानसून या बाढ़ का कारण बनता है। और अल नीनो जो सॉदर्न ऑसिलेशन न्यूट्रल जो होता है, समुद्री तापमान सामान्य के आसपास होता है, ठीक है सर? ठीक है, मानसून पर कोई असमान प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये सही है, न्यूट्रल वाला, ठीक है? आगे चलते हैं कि सॉदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? तो ये भी हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं, जो सॉदर्न ऑसिलेशन होता है, क्या होता है? यह वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उतार-चढ़ाव, ठीक है? उतार-चढ़ाव के को दर्शाता है कि किस तरीके से आपका वायु दाब जो है, कैसे आपका ऊपर-नीचे हो रहा है। तो ये प्रमुख क्षेत्र जो है ताहिती है, ठीक है? ताहिती है, डार्विन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? तो ये इन दोनों के दबाव जो डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के दबाव अंतर को सॉदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स यानी एसओआई से मापा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो ताहिती और डार्विन को दबाव दोनों के दबाव अंतर को सॉदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स से मापा जाता है। और हमारा अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन और भारतीय मानसून के बीच में क्या संबंध है, तो ये भी देखते हैं। ये अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन मानसून की ताकत और वितरण को प्रभावित करता है, मानसून की ताकत को और वितरण को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक रूप से अधिकांश अल नीनो जो होता है वर्षों में कमजोर, अल नीनो वर्षों में क्या होता है, कमजोर मानसून आता है। अधिकांश ला नीना वर्षों में बेहतर मानसून होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा आईएमडी के बारे में हुआ था, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है क्या है, इंडियन स्थापना जो हुआ था 1875 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। मंत्रालय कौन सा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ठीक है। भूमिका क्या है, भारत की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी है, ठीक है। आईएमडी के प्रमुख क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान करना, ठीक है। ये बताना, दैनिक भी बताता है, साप्ताहिक भी बताता है, मौसमी और मौसम पूर्वानुमान, तापमान, वर्षा, आंधी, हीटवेव, शीतलहर आदि की जानकारी प्रदान करता है। और मानसून पूर्वानुमान भी बताता है। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व मानसून का आकलन करता है। अल नीनो सदर्न ओसिलेशन इंटरनेशनल आईओडी को एम जो जैसे जलवायु कारकों का विश्लेषण करता है ये, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्या करता है, चरम मौसम चेतावनी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये है जैसे चक्रवात हो गया, भारी वर्षा हो गया, बाढ़, सूखा, ये रंग कोड प्रणाली अपनाता है। जैसे हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, रेड हो गया, ये सब क्या है, कोड ये अपनाता है। चक्रवात चेतावनी भी ये देता है। उत्तर हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ समन्वय करके, ठीक है। जलवायु डेटा संग्रह भी करता है, तापमान का, वर्षा का, पवन का, आर्द्रता का दीर्घकालिक ये रिकॉर्ड रखता है। जलवायु परिवर्तन अध्ययन में क्या होता है, जो ये रिकॉर्ड डाटा रखता है उसका उपयोग
मतलब ये उपयोगी होता है, ठीक है। आईएमडी और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या है, तो देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, आईएमडी सदस्य होता है, क्षेत्रीय मौसम सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसकी स्थापना 1950 में, देखिए उसका हुआ था 1885 में। जो इंडियन आपका मेट्रोलॉजिकल जो आपका डिपार्टमेंट है 1875 में, सॉरी 1875 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका क्या कब हुआ था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का 1950 में। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। और स्थिति आपका संयुक्त राष्ट्र की विशेषकृत एजेंसी है, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी माना जाता है। और सदस्य देश है 190 से प्लस देश एवं क्षेत्र इसमें सदस्य हैं। और भारत भी सदस्य देश है, आईएमडी के माध्यम से ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू रखा गया है जो मैं पहले बताया था, ठीक है। देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है, तो ये हमारा सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, ऐसा नहीं है, ये जेनेवा में है, ठीक है। जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, पेरिस तो फ्रांस में है। ये मौसम, जलवायु और जल विज्ञान से संबंधित वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है, यानी 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉदर्न ओसिलेशन इंडेक्स से संबंधित है। ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी अभी हम लोग पढ़े हैं, ताहिती और डार्विन के वायुदाब से वायु दाब अंतर से है, ठीक है। इसको क्या करता है, मापा जाता है एसओआई से, ठीक है, यानी सॉदर्न ओसिलेशन इंडेक्स द्वारा, ठीक है। अल नीनो एक घटना है जिसमें क्या होता है कि मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर का असमान गर्म होना, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और क्वेश्चन है आपके लिए, ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि अल नीनो की विपरीत अवस्था है, सही है। दूसरा क्या है कि इसमें मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर आपका क्या हुआ, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है लानीना में, तो ये सही है, ठीक है। यह भारत में समानता कमजोर मानसून से जुड़ी होती है, कमजोर नहीं मानसून से जुड़ी होती है, ये भारत में मानसून मानसून जो बढ़ाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, आपका आपका लानीना, ओके। अगला जो हमारा है क्वेश्चन कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के बारे में है कि ये किसके अंदर आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है, तो ठीक है। ये सॉरी ये क्या आता है आपका, हाँ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपका अल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन एक उदाहरण है किसका, तो महासागर और वायुमंडल संयुक्त घटना का, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल में क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है। अगला जो हमारा मुद्दा कह रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड मार्क्स 50 इयर्स ऑफ मैरीटाइम सर्विस, क्या है, भारतीय तट रक्षक जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, जिनकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। ये अपने 50वें राइजिंग डे के अवसर पर एक सशक्त समुद्री बल के रूप में उभरा है। और शुरुआत में मात्र ये 7 सतही जहाज से आरंभ हुआ था, और आज जो है इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है, 155 जहाज और 80 विमानों के साथ भारत की समुद्री सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। तो ये आपका मुद्दा है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की मतलब बारे में जानेंगे। क्या है ये? स्थापना इसका जो हुआ था 1 फरवरी 1977 को, और राइजिंग डे जो मनाया जाता है 1 फरवरी, इसीलिए ये मुद्दा में है क्योंकि आज 1 फरवरी है और इसका राइजिंग डे है, ठीक है, किसका? इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसकी स्थापना दिवस भी है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके मुख्यालय कहाँ है? आपका नई दिल्ली में है। और इसका प्रमुख जो होता है डायरेक्टर जनरल होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा करना होता है और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना होता है, यानी कोस्टल जो सिक्योरिटी को सुदृढ़ करना होता है, समुद्री कानूनों का प्रवर्तन करना होता है। अब
यहाँ से हम लोग जो उद्देश्य है इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि 50 वर्ष का विकास का यात्रा जो देखते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग जानकारी लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो वर्तमान क्षमताएं जो है 155 जो है सतही प्लेटफॉर्म है, शिप्स हैं यानी, और 80 एयरक्राफ्ट हैं। आईजीसी मतलब आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड को एक फॉर्मिडेबल मैरीटाइम फोर्स के रूप में स्थापित ये करता है। किसके रूप में? फॉर्मिडेबल मैरीटाइम फोर्स के रूप में, ठीक है। और भविष्य की इसकी जो दृष्टि है यानी विजन 2030 जो है आपका क्या है कि लक्ष्य जो है 2000 जहाजों का है और 100 विमानों तक पहुंचने का है, ठीक है। उद्देश्य जो है विश्व के शीर्ष तट रक्षक बलों में शामिल होना इसका लक्ष्य है, और समुद्री सुरक्षा में भारत की वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ करना है। देखिए इसकी जो भूमिका है यानी महत्व है, ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इससे आपको जो आज 50 वर्षों में क्या क्या है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा क्या है। पहला जो समुद्री सुरक्षा की पहली पंक्ति, क्या? तस्करी, समुद्री आतंकवाद, आपका हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी पर ये क्या करता है? रोक लगाता है। 26/11 जो हुआ था आपका बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका कौन निभाया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। आपका इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये इसका पहली पंक्ति का जो आपका बारे में समझाया गया। दूसरा क्या है आपका कि भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है और समुद्री संसाधनों का ये क्या करता है? रक्षा करता है। अब जैसे देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या करता है? मछली संसाधन हो गया, तेल एवं गैस, खनिज संसाधनों की क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। ये मतलब इसकी मछली संसाधन, तेल एवं गैस एवं खनिज संसाधनों की सुरक्षा का मतलब हुआ ब्लू इकोनॉमी को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, संरक्षण करना। और आपका खोज एवं बचाव में भी थर्ड में क्या है? खोज एवं बचाव का भी कार्य करता है, यानी आपका सर्च एंड रेस्क्यू। देखिए आपको अगर ज्यादा पढ़ना है एनडीआरएफ वगैरह जो मैं पॉलिटी में करवाया हूँ, अगर इंडियन कोस्ट गार्ड जो आता है वो आपका नहीं करवा पाया हूँ तो यहाँ से आप मतलब ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉलिटी में जाके हमारा जो पॉलिटी का पूरे अच्छे से मैं करवा चुका हूँ, उसमें एनडीआरएफ के बारे में पढ़ाया हूँ, आपका एमडीए एक्ट के बारे में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो वो सब आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे अब क्लास हमारे द्वारा करवा दिया गया है, और अभी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चल रहा है, ठीक है, कल नहीं करवा पाया था। आप इकोनॉमिक सर्वे का जो संक्षेप में अगर किसी को जानकारी लेना है तो प्लीज आप लोग मेरा इकोनॉमिक सर्वे को भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं 10 जो उसके प्रमुख बिंदु हैं और आपका उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं संभावित प्रश्नों को साथ में करवा चुका हूँ, ठीक है। ये थर्ड क्या करता है? खोज एवं बचाव करता है, यानी सर्च एंड रेस्क्यू करता है, ठीक है। समुद्र में जब संकटग्रस्त जैसे मछुआरों को यात्री जहाज की सहायता करता है और मानव जीवन की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। फोर्थ क्या करता है आपका? देखिए फोर्थ यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब आपका समुद्री पर्यावरण संरक्षण भी करता है, जब तेल रिसाव हो जाता है, ऑयल स्पिल कर जाता है, और प्रदूषण नियंत्रण ये समुद्री जैव विविधता का भी ये रक्षा करता है, जिससे क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो लक्ष्य हैं उससे कहीं ना कहीं उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये मदद करता है। और पांचवा क्या करता है? आपदा प्रबंधन में भी भूमिका निभाता है, जैसे डिजास्टर हो गया, रिस्क रिडक्शन में योगदान निभाता है। चक्रवात, सुनामी, समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव का कार्य करता है। सिक्स क्या हुआ? इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक उपस्थिति ये दर्शाता है। समुद्री डोमेन जागरूकता फैलाता है, ठीक है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत की ग्लोबल मैरीटाइम पावर की छवि को ये मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसकी कितनी भूमिका है वो आप देखिए। और सातवां क्या है? नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय भी करता है, जैसे भारतीय सेना हो गया, नौसेना हो गया, राज्य समुद्री पुलिस हो गया, कस्टम और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ ये समन्वय करता है। होल ऑफ गवर्नेंस अप्रोच को ये अपनाता है। यहाँ पे आपके लिए क्या है कि ये देखिए आपके लिए क्या है कि मैं क्वेश्चंस लगाया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए भारतीय तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अभी हम लोग देखे थे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये आप याद रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में आपका 1 फरवरी 1977 में, यानी आज ही के दिन हुआ था 1977 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। 1 फरवरी को ये राइजिंग डे मनाते हैं, और इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये भी आप याद रखिएगा।
और क्या है अगला प्रश्न जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है कि यह भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करता है, तो ये सही है। दूसरा क्या है कि यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में संसाधनों की रक्षा करता है, ये भी सही है। यह केवल युद्ध काल में कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है। ये मतलब निगरानी करने में कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, केवल एक और दो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष रूप से मतलब में से किससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? तो किससे? समुद्री पर्यावरण संरक्षण से, पहला भी सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? रेस्क्यू एवं बचाव से, दूसरा भी सही है। थर्ड क्या है? वो ब्लू इकोनॉमी का संरक्षण, ये भी सही है। तो ये 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके। अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है कि सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ, मुद्दा, एनजीटी पुल्स अप स्टेडियम्स फॉर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए क्या है ना कि क्रिकेट स्टेडियमों में जितना मतलब जो जो भी स्टेडियम है उनमें क्या है कि जो ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है उसी के लिए क्या कह रहा है ग्रीन ट्रिब्यूनल मुद्दा ये बनाया है क्या कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत के विभिन्न क्रिकेट स्टेडियमों को चेतावनी दी है कि वो अपने मैदानों की सिंचाई के लिए जो ग्राउंड वाटर है यानी भूमिगत जल का उपयोग न करें, बल्कि संशोधित जो है संसाधित अपशिष्ट जल यानी ट्रीटेड वाटर वेस्ट वाटर्स या एसटीपी वाटर का प्रयोग करें। ये कौन का है? आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नहीं तो क्या होगा? फाइन आपको देना पड़ेगा 5,000 प्रति स्टेडियम। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम और 11 अन्य स्टेडियमों को ये चेतावनी दिया है। कारण क्या है कि CGWA को आवश्यक जल उपयोग का विवरण न देना। ठीक है, भारत में जो है ग्राउंड वाटर की स्थिति जो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं तब इसके बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, जो जानने लायक है हमारे लिए जो है ग्राउंड वाटर की स्थिति ही है। ठीक है, आपका जब जीएस पेपर जब ये आपका 1 में जब ये मुद्दा बनता है, सामाजिक मुद्दा बनता है, तो ये कहीं ना कहीं और जीएस पेपर 2 का भी ये मुद्दा बनता है, तो वहां से भी ये जोड़ सकते हैं। 1, 2, 3 तीनों से ये आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, भारत का लगभग 85% ग्रामीण जो है और 50% शहरी जो है पानी जो भूमिगत जल पर निर्भर है। कहाँ है? मतलब भारत को जो 85% जो ग्रामीण और शहरी जो पानी है वो कहाँ पे निर्भर करता है? आपका ग्राउंड वाटर पे निर्भर करता है। कृषि, पेयजल, उद्योग के लिए ये मुख्य स्रोत है। कौन सा? आपका ग्राउंड वाटर। दुनिया का, देखिए ये याद रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर उपयोग करता देश है। तो ये आप याद रखिएगा, क्या है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर उपयोग करता देश है। ठीक है, कुल पानी का उपयोग क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल है कि आपका लगभग 250 आपका बिलियन क्यूबिक मीटर जो है प्रति वर्ष यूज करते हैं। और रिचार्ज जो है आपका पुनर्भरण जो है आपका क्या कर रहे हैं? आपका पुनर्भरण, तो ये इसमें पुनर्भरण जो होता है यानी रिचार्ज जो किया जाता है, ये रिचार्ज मतलब घटता जा रहा है अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण। मतलब यहाँ पे कारण बना है शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण रिचार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और ओवर एक्सट्रैक्शन जो है आपका 30% जो जिलों में क्या है भारत के ग्राउंड वाटर आपका ओवर स्ट्रेस्ड है। ठीक है, सतत उपयोग क्या है? 60% जल खपत आपका कृषि क्षेत्र में हो रहा है केवल। ठीक है, और भूजल स्तर जो है 2000 से 2020 के बीच औसत गिरावट लगभग आपका 0.33 मीटर प्रति वर्ष आ रहा है। ठीक है, और प्रभावित राज्य जो सबसे ज्यादा कौन है? हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे मुख्य कारण क्या है आपका ग्राउंड वाटर का कमी होने का? तो अत्यधिक कृषि उपयोग, मतलब अत्यधिक कृषि में उपयोग किया जाता है किसको? ग्राउंड वाटर को। जैसे रबी हो गए एवं खरीफ फसलों की ट्यूबवेल्स का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि रबी और खरीफ फसलों के लिए क्या होता है, ट्यूबवेल्स का अत्यधिक प्रयोग यानी ग्राउंड वाटर का ही उपयोग किया जाता है। और आपका दूसरा क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्या है? वर्षा का अनिश्चितता होना। फिर थर्ड क्या है? आपका शहरीकरण। इससे क्या होता है कि आपका सॉरी इम्पेरियल सरफेस से रिचार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और आपका अगला जो है क्या है? कारण बता रहा है औद्योगिक मांग। ठीक है,
औद्योगिक और घरेलू मांग, जैसे अनट्रीटेड वेस्ट वाटर का अपव्यय होना। ठीक है, इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो भूस्थल क्या है, भूजल जो है, भूजल का स्तर होता है गिर जाता है, जिसमें कुआं और ट्यूबवेल्स का सूख जाना होता है। ठीक है, जमीन का धंसना, लैंड आपका सब्सिडेंस होता है। ठीक है, जल की गुणवत्ता में गिरावट आता है, फ्लोराइड हो गया, आर्सेनिक और कंटेमिनेशन जो होता है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, सतत कृषि पर दबाव आने लगता है, तो ये पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है इसे। देखिए एनजीटी का जो अब देखिए यहाँ पे आपका न्यूज से आपका कनेक्ट हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ग्राउंड वाटर के बारे में जान लिए कि क्या स्थिति है भारत में और इसका क्या कारण है और क्या पर्यावरणीय प्रभाव है। देखिए क्या है, अब यहाँ से आप जो न्यूज़ के बारे में मुद्दा थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि एनजीटी का आदेश और आशंका है कि जो मोहाली स्टेडियम है सहित कुछ स्टेडियम आपका एसटीपी वाटर का उपयोग किए बिना ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। ठीक है? एनजीटी ने इस पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकूल मतलब ने इसे एनजीटी ने कहा कि इसे पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव वाला बताया है। सभी क्रिकेट एसोसिएशन को 6 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। समस्या कई अन्य क्रिकेट एसोसिएशन में भी समान है। देखिए एनजीटी आपको मैं पूरे डिटेल में आपका पॉलिटी में इसका एमसीक्यू करवा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आपको, लेकिन वहां पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। देखिए मुख्य मुद्दा जो है आपका ये राइटर के अनुसार कि ग्राउंड वाटर और वर्सेस ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो होता है क्या है कि ग्राउंड वाटर उपयोग को के सॉरी के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आता है, पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता है। ठीक है, आपका प्राकृतिक जल स्रोतों पर दबाव बढ़ जाता है। तो ट्रीटेड वेस्ट वाटर का लाभ क्या हो सकता है, सिंचाई के लिए सुरक्षित और सतत स्रोत है, जल संरक्षण हो सकता है, पर्यावरण प्रभाव कम हो सकता है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे है ग्राउंड वाटर जो ये समस्या है उसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए नीति और नियमन करने की आवश्यकता है, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के तहत नियम, ओवर एक्सप्लॉइटेड क्षेत्र में ट्यूबवेल की अनुमति नियंत्रित करनी चाहिए, ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रक्शन की निगरानी होना चाहिए, एनजीटी हो गया द्वारा जो जुडिशियल इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। ग्राउंड वाटर एक्ट 1970 से इसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। आपका रिचार्ज एंड कंजर्वेशन भी करना चाहिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे, आपका चेक डैम्स आपका ये हो, रिचार्ज आपका पिट्स हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थर्ड क्या कर सकते हैं, आपका जल उपयोग दक्षता को बढ़ाएं। ठीक है, ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, पुनः उपयोग जो है आपका कर सकते हैं, रीयूज और ट्रीटेड वाटर आपका कर किया जा सकता है। ठीक है, यही एसटीपी जो है आपका ट्रीटेड वेस्ट वाटर का कृषि और लैंडस्केप स्केप जो इरिगेशन में उपयोग किया जा सकता है। एनजीटी ने क्रिकेट स्टेडियम में यही निर्देश दिया गया है। ठीक है, पांचवा क्या है आपका अवेयरनेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ाने की जरूरी है। ठीक है, और 6 है तकनीकी उपाय भी करने की जरूरी है। आपका आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया, जो मॉनिटरिंग डाटा कलेक्शन कीजिए, जीआईसी मैपिंग कीजिए, डिसीजन जो सपोर्ट ऑफ फॉर पॉलिसी मेकर्स कीजिए। ठीक है, रिमोट सेंसिंग हो गया, आईओटी सेंसर फॉर ग्राउंड वाटर लेवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनजीटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जो एनजीटी बार-बार आ रहा था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, देखिए मैं पूरे आपको जो भी मुद्दा आ रहा है ना, जो टॉपिक आता है वो उसके जो भी रिलेटेड होते हैं मैं उसको पूरा करवाने का कोशिश, यही पढ़ने का तरीका भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है करंट में तो आया कि ग्राउंड वाटर मतलब कम है हो रहा है। ठीक है, जिससे दबाव बढ़ रहा है, तो वो तो आप जान गए हैं। ठीक है, अब पीछे जो आया आपको जो मुद्दा है, ठीक है, तो उसके बारे में पूरे डिटेल में आप पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको कौन सा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जब पढ़ रहे हैं तो इससे आपकी तैयारी भी पूर्ण तरीके से होती जाएगी। ठीक है, स्थापना कब हुआ एनजीटी का,
तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। कानूनी आधार क्या हुआ? आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसको कानूनी, यानी ये एक क्वासी जुडिशियल आपका निकाय है, बॉडी है, ठीक है। तो ये आप अर्ध निकाय संस्था है, आपका अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है। तो आप भी याद रखिएगा कैसे संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है। आप जाके पूरे डिटेल में अगर पढ़ना है आपको, इसका एमसीक्यू पूरे डिटेल में करना है तो पॉलिटी एमसीक्यू जो मैं करवाया हूँ प्ले लिस्ट में है आपको, तो जाके वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ये भी याद रखिए। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय कानूनों का शीघ्र न्यायिक प्रवर्तन करना। उद्देश्य क्या है? क्या है? इन्वायरमेंट के मामलों में विशेष न्यायपालिका बन जाता है ये। पर्यावरण 36 इन्वायरमेंटल डैमेज के निवारक और सुधारात्मक कार्रवाई करता है ये, और पर्यावरणीय विवादों के लिए स्पष्ट ये अधिकरण है, ठीक है। मतलब के लिए स्विफ्ट जो है ये ट्रिब्यूनल है। संरचना इसका क्या है कि एक चेयरपर्सन होता है, जो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज होते हैं। आपका जुडिशियल जो होते हैं मेंबर इसमें होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस पॉलिसी विशेषज्ञ होते हैं। बेंचेज मुख्य रूप से 5 बेंचेज होते हैं जो पूरे भारत में विभिन्न शहरों में है। पावर्स क्या होता है? किससे मिलता है? इन्वायरमेंटल लॉ इन्फोर्समेंट से। आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1926 के द्वारा, वाटर एक्ट 1974 के द्वारा, एयर एक्ट 1981 के द्वारा, और मॉनेटरी कंपनसेशन इन्वायरमेंट डैमेज के लिए क्या अपील किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अधिकार क्षेत्र इसका क्या है? एनजीटी का। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वायलेशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। उदाहरण के लिए जो क्रिकेट स्टेडियम का मामला आया है, ध्यान देने बात यह है कि एनजीटी सिविल कोर्ट के समान कार्य करता है, लेकिन ये विशेष रूप से इन्वायरमेंट रिलेटेड केस के लिए करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक और आ रहा था आपका टॉपिक कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या होता है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। इसको कानूनी आधार जो प्राप्त हुआ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। और ये कौन सा मंत्रालय के अंदर है? तो जल मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? भारत में भूमिगत जल जो है का सतत प्रबंधन करना है, ग्राउंड वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना। उद्देश्य क्या है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल जो ग्राउंड वाटर है क्षेत्रों की पहचान करता है, और ग्राउंड वाटर जो एब्स्ट्रैक्शन है की अनुमति और निगरानी करता है, और सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए दिशा निर्देश और नीति भी तैयार करना है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज मेजर्स का ये क्या करता है? प्रचार करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका अधिकार क्या है? आप देखते हैं अधिकार इसका, तो कार्य और अधिकार, फंक्शन ऑफ पावर। तो ये मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन करता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की निगरानी करता है। परमिशन सिस्टम है, ट्यूबवेल्स हो गया, बोरवेल हो गया, इंडस्ट्रियल यूज के लिए अनुमति देना गया, ये इसका कार्य है। डाटा कलेक्शन भी करता है, ग्राउंड वाटर लेवल्स का, क्वालिटी का, और ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन का, ठीक है। इन्फोर्समेंट क्या करता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये क्या करता है? गैर अनुमति वाले उपयोग पर कार्रवाई भी करता है, ओके। यहाँ आपका ये क्या कर रहा है कि ग्राउंड वाटर जोन क्लासिफिकेशन भी करता है। कौन? आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये भारत के निम्नलिखित ग्राउंड वाटर जोन में बांटा है, ठीक है। सेफ यानी नॉर्मल आपका एक्सट्रैक्शन अलाउड, ठीक है। अब सेमी क्रिटिकल लिमिटेड रेगुलेशन होगा। क्रिटिकल जो होगा एक्सट्रैक्शन आपका स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होगा। और ओवर एक्सप्लॉइटेड जो होगा न्यू वेल्स रिक्वायर्ड परमिशन, रिचार्ज मेजर्स मैंडेटरी होगा। और सलाइन जो है आपका कोस्टल एरियाज विथ सैलिनिटी इश्यूज होगा। तो फर्स्ट हो गया आपका सेफ, दूसरा हो गया सेमी क्रिटिकल, और थर्ड हो गया क्रिटिकल, और फोर्थ हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेड, और आपका फिफ्थ हो गया सलाइन। तो ये आप 5 जोन में बांटा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए हमारे पास एमसीक्यू जो है कि भारत में ग्राउंड डिप्लेशन जो भूजल ह्रास होता है, डिप्लेशन के मुख्य कारणों में कौन सा या कौन से हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए, कृषि क्षेत्र में ट्यूबवेल्स का अत्यधिक उपयोग, पहला भी सही है। दूसरा क्या है? वर्षा का असमान वितरण, तो ये भी सही है। थर्ड क्या है कि बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, तो ये भी सही है। 1 2 3 हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है आपका
की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया? तो ये आपका किसके अंतर्गत किया गया, ये अब बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी अब जो हो गया है कि जल शक्ति बन गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला जो है, एनजीटी ने हाल ही में क्रिकेट स्टेडियम को निर्देश दिया कि वो अपने मैदानों की सिंचाई के लिए क्या करे, एसटीपी ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग करें, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये देखिए आपका वनडे क्लास वाले, वनडे एग्जाम वाले जो है उनको जो कंसेप्ट चल नहीं, सिर्फ तथ्य फैक्ट है, तो ये ऐसे में मैं ला रहा हूँ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की स्थापना का कानूनी आधार कौन सा है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है, आपका ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर क्षेत्रों की पहचान करता है। दूसरा क्या करता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की अनुमति और निगरानी करता है, ये भी सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज मेजर्स का प्रचार करता है, तो ये भी सही है। केवल अर्बन वाटर सप्लाई का प्रबंधन करता है, तो ऐसा नहीं है। तो जिसमें 1 2 3 होगा वो सही होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही होगा। और इस लास्ट जो क्वेश्चन है, क्या है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर ने ग्राउंड वाटर जोन्स की क्लासिफिकेशन की है, इनमें से कौन सा जोन सबसे गंभीर माना जाता है? तो इसमें से जो हैगा आपका कौन सा होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेड। अगर यहाँ पे सलाइन आता तो ये सबसे ज्यादा गंभीर हो जाता, तो ओवर एक्सप्लॉइटेड है जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और हमारा जो वेब्स एकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। और जरूर आप वीडियो को जरूर एक लाइक तो करना होता है यार, आप लोग इतने लोग देखते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक तो किया कीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। 1K का जो सब्सक्राइब का मुहिम है, जो भी बच्चे हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे उनको हमारे वेब्स एकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। और वेब्स एकेडमी 24 हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़िए, प्लीज आप लोग जुड़िए और लाइक जरूर कीजिए यार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ओके।